हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, दक्ष बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि सामान्य अध्ययन जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में हाल ही में दक्ष बैच का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष किया गया है। एक संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से आपको ये भी समझाया गया है कि फिलहाल दक्ष बैच के अंतर्गत क्या क्या आपको मिलेगा। हमने आपको बताया होगा कि फिलहाल दक्ष बैच के अंतर्गत एक और तो आपको क्या मिलेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास, और एक और आपको क्या मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन पर दक्ष बैच के संदर्भ में जो पेमेंट लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। सामान्य अध्ययन के इस खास बैच के साथ अगर आप लोग अपना जुड़ाव करना चाहते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने समय की बर्बादी ना करें, तुरंत एप्लीकेशन को विजिट करें और वहां से अपने कोर्स को क्या है, परचेस करने का कार्य करें। मेरे प्यारे साथियों, दक्ष बैच में प्राचीन भारतीय इतिहास का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और आज का जो चर्चा होगा ये प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो नहीं होगा, लेकिन आज का जो आपका डिस्कशन होगा ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या है, हम अपने डिस्कशन को लेकर के चलेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी आपका पाठ्यक्रम कहता है, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के आलोक में या आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो भी तमाम प्रकार की शब्दावलियों का जिक्र किया गया है, उन तमाम प्रकार की शब्दावलियों को आधार बनाते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। अब देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं ओरली आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। असल में आपने देखा होगा कि ये दो प्रकार की जो शब्दावलियाँ हैं ये आपके सामने आती हैं। एक शब्दावली है जिसको आप क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, और एक शब्दावली है जिसको आप क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। तो देखिए, अगर हम बहुत ही आसानी के साथ आपको समझाना चाहें तो आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में सामान्य अध्ययन के आलोक में आप कभी भी अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि आप किसका अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु है, या तो आप इसका जुड़ाव कहाँ लेके चलेंगे, एकेडमिक ग्राउंड के साथ लेके चलेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी आपके सामने आ जाती हैं जहां पर आपको मुख्य परीक्षाओं के संदर्भ में वैकल्पिक विषयों का चुनाव करके चलना पड़ता है। तो जब कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जहां पर आपको क्या है, वैकल्पिक विषय का चुनाव करना पड़ जाता है, तो वहां भी आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते, बल्कि वहां पर भी आप क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करके चलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, या इसको आप बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन हमें कहाँ करना है और अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें कहाँ करना है। लेकिन देखिए, मामला ये है कि चर्चा में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप सीधा अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को अप्रोच नहीं कर सकते। बात को पकड़ना, आप सीधा क्या है, अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को अप्रोच नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर सबसे पहला जो खेल आपको खेल के चलना होगा, तो सबसे पहला खेल मेरे प्यारे साथी, आप क्या खेल के चलेंगे कि आपको अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को परिभाषित करना आ जाना चाहिए। जब तक आप अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को परिभाषित नहीं करेंगे, और अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को तो आप परिभाषित करेंगे ही करेंगे, उससे पहले आपको क्या है, अर्थशास्त्र जैसी शब्दावली को भी क्या है, परिभाषित आपको करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आज की चर्चा का जो शुरुआती धरातल हम लोग लेके चलेंगे, अर्थशास्त्र जैसी शब्दावली को भी आपको परिभाषित करना होगा और अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को भी आपको परिभाषित करना होगा, और फिर दोनों के बीच में क्या है, एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या है, क्रिएट करके चलना होगा। इंट्रोडक्शन अगर बढ़िया हो जाएगा तो सब्जेक्ट में सहूलियत आपको मिलेगी, या इंट्रोडक्शन अगर बढ़िया हो जाएगा तो सब्जेक्ट में सुविधा आपको प्राप्त होगी। हम आपको बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यहां पर यह समझाना चाहेंगे
कि जो अर्थव्यवस्था जैसी विषय वस्तु है ये अपने आप में थोड़ा टेक्निकल तो है, लेकिन अगर एक बार आपने इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लिया तो फिर इसमें आप अच्छे नंबर भी क्या है अपनी परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको शुरुआती यहाँ पर ग्राउंड देने का कार्य किया है, उन्हीं तमाम प्रकार की बातों को आधार बनाते हुए क्या है भी आपको अपने आप को चर्चा में आगे बढ़ाना भी है। तो मैं शुरुआत जो करूँगा, शुरुआत में करूँगा एक शब्दावली से, जिसको मैं सीधा क्या कहूँगा, हिंदी में क्या कहूँगा, अर्थशास्त्र कहूँगा। और जो हिंदी में आपके लिए अर्थशास्त्र है उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो हिंदी में आपके लिए अर्थशास्त्र है उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब ये जो अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु आपके सामने आई है, अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु के बारे में हमको ये सीखना है सबसे पहले कि इस विषय वस्तु को परिभाषित कैसे किया जाए, डिफाइन कैसे किया जाए, इस विषय वस्तु को परिभाषित कैसे किया जाए, परिभाषित कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर यही ग्राउंड इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा कि इस विषय वस्तु को परिभाषित कैसे किया जाए, यानी कि डिफाइन करना तो आपको आना चाहिए, डिफाइन करना तो भाई आपको आना चाहिए। तो वही एक तरीका हम आपको बताने का कार्य करेंगे। और हम एक तरीके से आपको नहीं बताएंगे, यहाँ पर 2-3 प्रकार के तरीके हम आपके सामने क्या है रखने का कार्य करेंगे, ताकि अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु को आपके लिए डिफाइन करना आसान हो जाए, या अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाए, या अर्थशास्त्र जैसी शब्दावली को कैलकुलेट करना या इसे समझना क्या आपके लिए आसान हो जाए। मैं बहुत ही पहले क्या है बहुत ही साधारण शब्दों के माध्यम से यहाँ पर आपको क्या है समझाने का कार्य करता हूँ। आप एक काम करो, आप अर्थशास्त्र का जो जुड़ाव है, आप अर्थशास्त्र का जुड़ाव कहाँ करके चलो, आप इतना कहो कि सामाजिक विज्ञान, आप ऐसा कहेंगे कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा, 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 एक ऐसी शाखा। बहुत ही साधारण एक डेफिनेशन आपके सामने बनाने का कार्य कर रहा हूं कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जो मानव की आर्थिक गतिविधियों को स्टडी करती है, या जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। देखो, कभी भी अगर किसी विषय वस्तु का आपको डिफाइन करके चलना हो तो शुरुआत में क्या है बहुत ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन आपको नहीं बनानी चाहिए। शुरुआत में क्या है आपको एक आसान डेफिनेशन के माध्यम से क्या है अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है पड़ती है। हमने आपको यह बताया कि अर्थशास्त्र को अगर आपको डिफाइन करके चलना है तो आप इसका वेरी डीप एसोसिएशन सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ दें, कह दें कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है या सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। थोड़ा यह भी अच्छा रहेगा कि यहाँ पर जो मानव की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर जो मानव की आर्थिक गतिविधियाँ आपके सामने आई हैं, तो अगर आप चाहें तो हल्का सा क्या है मानव की आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण भी करके चलें, यानी कि हल्का सा इनका क्या है भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी करके चलें तो अच्छा रहेगा। अब मानव की आर्थिक गतिविधियों का अगर आपको क्लासिफिकेशन करके चलना है तो आप कुछ मजबूत शब्दावलियों का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लाभ, जैसे आप क्या कह सकते हैं लाभ कह सकते हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं हानि कह सकते हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं भाई लाभ कह सकते हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं हानि कह सकते हैं, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं जीविका कह सकते हैं, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं जीविका कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर जीविका आप कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं मजदूरी भी कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या है कह सकते हैं मजदूरी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मजदूरी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मजदूरी भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या है व्यवसाय भी कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या है व्यवसाय भी कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या है व्यवसाय भी कह सकते हैं।
और जैसे आप यहाँ पर क्या है मजदूरी भी कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या है मजदूरी भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा व्यवहार लेकर के चलोगे तो आपकी जो डेफिनेशन है, आप अपनी डेफिनेशन को क्या है थोड़ा सा क्या है आसानी देने का कार्य करोगे। जैसे आप अगर चाहें तो यहाँ पर क्या है रोजगार भी कह सकते हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ पर क्या है भाई रोजगार भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक आसान डेफिनेशन आप बहुत ही प्यार के साथ क्या यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन आपके क्या है बहुत ही प्यार के साथ यहाँ पर बनकर आपके सामने आ जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ तक की चर्चा के माध्यम से एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या है आपको मिल गई है, किसकी, अर्थशास्त्र की। यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो मानव की आर्थिक गतिविधियों को स्टडी करने की बात करती है। आखिर मानव की आर्थिक गतिविधियों में आप किस प्रकार की मजबूत आर्थिक गतिविधियों को प्रमोट करने की बात करेंगे। आप लाभ की बात कर सकते हैं, हानि की बात कर सकते हैं, मजदूरी की बात कर सकते हैं, जीविका की बात कर सकते हैं, और मजदूरी दो बार आ गया कोई बात नहीं, और आप रोजगार की बात कर सकते हैं, आप क्या है यहाँ पर व्यवसाय की बात यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु है, तो अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु को आप क्या है बहुत ही आसानी के साथ क्या है यहाँ पर डिफाइन करके चल सकते हैं। तो ये तो थी एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन। अब थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको क्या है समझाने का कार्य करता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से क्या आपको समझाने का कार्य करूंगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु को या अर्थशास्त्र जैसी शब्दावली को मैं अलग अलग प्रकार से आपको क्या है डिफाइन करना सिखाना चाहता हूं। मेरे कहने से एक काम करो, आप किसी एक व्यक्ति को एज्यूम करके चलो, मान लीजिए मैंने क्या कहा ए, मैंने आपके सामने क्या रखा ए रखा, मैंने आपके सामने क्या रखा भाई ए रखा, और ए को मैंने क्या दिया, मान लीजिए मैंने ए को क्या दिया, ए को मैंने दिया भाई कि आपके पास क्या है 20,000 क्या है रुपीज है, आपके पास क्या है 20,000 क्या है आपके पास रुपए हैं, 20,000 आपके पास क्या है रुपए हैं। तो देखो जब भी आप इस तरीके से अर्थशास्त्र को डिफाइन करने की बात करोगे तो ये जो आपका 20,000 रुपीज मैंने ए को यहां पर दिया है, तो ये ए के लिए क्या बनेगा, ये ए का क्या बनेगा, ये ए का रिसोर्स बनेगा, ये ए का क्या बनेगा भाई, ये ए का रिसोर्स बनेगा, ये ए का यहां पर क्या बनेगा रिसोर्स बनेगा, ये ए का यहां पर क्या बनेगा भाई रिसोर्स बनेगा। ओके, ये ए का यहां पर क्या बनेगा रिसोर्स बनेगा। लेकिन जब अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु को आप डिफाइन करने की बात करते हैं तो रिसोर्स के बारे में आपकी क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये जो मैंने ए को 20,000 के रूप में रिसोर्स दिया है, ये क्या है, ये एक सीमित संसाधन आपको कहना है, क्या है सीमित संसाधन के रूप में लेके चलना है, एज अ लिमिटेड रिसोर्सेस के रूप में लेके चलना है, सीमित संसाधन के रूप में क्या है लेकर के चलना है। और ये देखो तरीका होता है, जब आप लोग अपनी ओर से अर्थशास्त्र जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट कराने का कार्य करेंगे तो जब आप रिसोर्सेस की बात करेंगे तो रिसोर्सेस आपको असीमित नहीं दिखाने होते, बल्कि रिसोर्सेस आपको क्या है सीमित दिखाना होता है। तो मैंने ए को 20,000 रुपए दिए और ये 20,000 क्या बनेगा ए का रिसोर्स बनेगा। लेकिन रिसोर्स को आप किस रूप में लेके चलेंगे, लिमिटेड रिसोर्स के रूप में लेके चलेंगे। यानी कि कैसे लेके चलेंगे, आप कैसे लेके चलेंगे भाई, आप सीमित संसाधन के रूप में क्या है आप लेकर के चलेंगे। अब मैं कुछ और आपको बताता हूं। अब मैं ए को क्या देना चाहूंगा, अब मान लीजिए मैंने ए को क्या दी है ना, एक ही हो सकता है कि कुछ मांगे हो, एक ही हो सकता है कि कुछ क्या है मांगे हो, है ना, हो सकता है कि एक ही कुछ क्या है आवश्यकताएं हो सकता है एक ही कुछ क्या है आवश्यकताएं हो सकता है कि एक ही क्या है भाई कुछ आवश्यकताएं और इतना ही क्यों, हो सकता है कि एक ही कुछ क्या हो जरूरतें हो सकता है एक ही कुछ क्या हो जरूरतें हो, एक ही क्या हो कुछ जरूरतें हो। अब मेरी बात को दोबारा समझो कि ए के पास 20,000 रुपए का एक सीमित संसाधन हमने बनाया, लेकिन साथ ही साथ ए को हमने क्या दिया, हमने ए को कुछ मांगे भी देने का कार्य किया, हमने ए को क्या है कुछ आवश्यकताएं भी देने का कार्य किया, हमने ए को क्या है कुछ जरूरतें देने का भी कार्य किया। तो अब प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। डेफिनेशन कैसे बनेगी कि ये जो सीमित संसाधन है, ये जो सीमित संसाधन है ना, इस सीमित संसाधन का इस सीमित संसाधन का प्रयोग, बात को पकड़ना, इस सीमित संसाधन का प्रयोग
इस सीमित संसाधन का प्रयोग कुछ ऐसे किया जाए, कुछ ऐसे किया जाए, कुछ ऐसे किया जाए, कुछ ऐसे किया जाए, ताकि एक उठाएंगे यहां से, ताकि एक की सभी मांगें पूरी हो जाएं, ताकि एक की सभी मांगें पूरी हो जाएं। आप पूरा भी लिख सकते हैं, सभी मांगें, आवश्यकताएं, जरूरतें, ताकि एक की सभी मांगें कोमा जरूरतें, कोमा जरूरतें पूरी हो जाएं, जरूरतें पूरी हो जाएं, जरूरतें पूरी हो जाएं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो सीमित संसाधन है, इस सीमित संसाधन का प्रयोग कुछ ऐसे किया जाए ताकि एक ही सभी मांगे जो हैं या जरूरतें जो हैं सेटिस्फाइड हो जाएं, यानी कि क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं। तो ये जो मैंने लैंग्वेज आपको दी है, यही क्या है, अर्थशास्त्र है। ये जो लैंग्वेज मैंने आपको देने का कार्य किया है, यही क्या है, यही आपका क्या बनेगा, अर्थशास्त्र बनेगा। यही आपका क्या बनेगा, अर्थशास्त्र बनेगा। यही आपका यहां पर क्या बनेगा, अर्थशास्त्र बन के आएगा। तो यहां तक अर्थशास्त्र को क्या है, मैंने दो प्रकार से आपको क्या है भी डिफाइन कराने का कार्य किया है। मैंने यहां पर अर्थशास्त्र को क्या है, दो प्रकार से आपको डिफाइन कराने का कार्य किया है। एक आपको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज मैंने देने का कार्य किया है, और एक उदाहरण के माध्यम से क्या है, मैंने आपको ये समझाने का कार्य किया है कि अर्थशास्त्र को आप किस तरीके से डील करने की बात करेंगे, अर्थशास्त्र को आप किस तरीके से क्या है, डील करने की बात करेंगे। तो यहां पर दो प्रकार के डिस्कशन हमने आपके सामने रखे हैं, और उम्मीद करके चलते हैं कि ये जो आपके दो प्रकार के डिस्कशंस हैं, ये दो प्रकार के डिस्कशन आपको काफी सहूलियत देने का कार्य कर रहे होंगे। अब मैं इसकी व्यापकता आपको दिखाना चाहता हूं। अब क्या है, मैं इसकी व्यापकता आपको दिखाना चाहता हूं, और जो मैं व्यापकता आपको दिखाने का कार्य करूंगा, उसमें क्या होगा कि मैं कुछ अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग भी करके चलूंगा। मैं अब इसकी व्यापकता आपके सामने रखना चाहता हूं, और जब मैं इसकी व्यापकता आपके सामने रखूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो मैं यहां पर क्या है, कुछ अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग भी करके चलूंगा। और ये जो अलग प्रकार की शब्दावलियां होंगी, ये भी आपको क्या है, काफी सहूलियत देने का कार्य करेंगी। ये भी आपको क्या है, काफी सहूलियत देने का कार्य करेंगी। ये भी आपको क्या है, काफी सहूलियत देने का कार्य करेंगी। अब एक काम करो, व्यापक स्तर पर आप इस चीज को कैसे डिफाइन करके चलोगे। तो मान लीजिए हम एक काम करते हैं, मान लीजिए हम एक काम करते हैं कि सपोज दैट मैंने क्या बनाया, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। इस प्रकार से मैंने आपके सामने क्या बनाया, मैंने आपके सामने इस प्रकार से क्या बनाया मेरे प्यारे साथियों, एक सर्कल मैंने आपको बना के दिया। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का कार्य करूंगा। यानी कि इस सर्कल में मैं लोगों को भी रखने का कार्य करूंगा। इस सर्कल में क्या है भाई, मैं लोगों को भी क्या रखने का कार्य करूंगा, और साथ ही साथ क्या है, ये सर्कल जो है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल भौगोलिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो सर्कल है, ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है, ये सर्कल यहाँ पर क्या है भाई, भौगोलिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है। भौगोलिक क्षेत्र को क्या है, रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है। तो इस भौगोलिक क्षेत्र में मैंने एक और क्या लिए, एक और मैंने क्या लिए, यहाँ पर लोगों को मैंने रखने का कार्य किया। और जब इसको मैंने भौगोलिक क्षेत्र माना है, तो लोगों के साथ साथ क्या होंगे, यहाँ पर संसाधन भी होंगे। लोगों के साथ क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, संसाधन भी होंगे। लोगों के साथ यहाँ पर क्या होंगे भाई, संसाधन भी बन के आएंगे। अब एक काम करते हैं कि ये जो संसाधन है, इनको यहाँ पर उठा लो। पैटर्न मैंने पहले ही आपको दे दिया है। ये जो संसाधन है, ये संसाधन यहाँ पर उठा लो, और संसाधनों को आप कैसे लेके चलते हैं, सीमित रूप में लेके चलते हैं। संसाधनों को आप कैसे लेके चलेंगे, आप सीमित रूप में लेके चलेंगे। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। संसाधनों को आप कैसे लेके चलेंगे भी, तो संसाधनों को आप क्या है, सीमित रूप में लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, सीमित रूप में आप लेके चलेंगे। और इन संसाधनों के सामने यहां पर क्या बैठा दो, इन लोगों को बैठा दो। संसाधनों के सामने यहां पर किसको बैठा दो, इन लोगों को आप लोग बैठाने का कार्य करो। और इन लोगों की अब हम थोड़ा नया व्यवहार करेंगे। इन लोगों को क्या देने की बात करो, मांगे देने की बात करो। इन लोगों को क्या देने की बात करो, आवश्यकताएं देने की बात करो।
इन लोगों को मांगे देने की बात करो, इन लोगों को क्या देने की बात करो, आवश्यकताएं देने की बात करो, और इन लोगों को क्या देने की बात करो, जरूरतें देने की बात करो। इन लोगों को क्या देने की बात करो, जरूरतें देने की बात करो। ओके, इन लोगों को क्या देने की बात करो, जरूरतें देने की बात करो। लेकिन यहां अब हल्का सा बदलाव क्या करके चलेंगे कि संसाधन तो आपने क्या लिए हैं, सीमित रूप में लिए हैं, लेकिन लोगों की जो मांगे हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, ये सीमित नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनको कैसे दिखाना है, इनको आप असीमित रूप में दिखाएंगे। इनको आप क्या है, असीमित रूप में दिखाएंगे। इनको आप क्या है, असीमित रूप में दिखाएंगे। इनको आप क्या है, असीमित रूप में दिखाने का कार्य करेंगे। तो अब जो है एक कंट्री के लेवल पर आप डेफिनेशन बना सकते हैं, एक देश के लेवल पर क्या है आप डेफिनेशन बना सकते हैं, और अपने डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र ये है कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए, 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 सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए लोगों की असीमित मांगों, जरूरतों को व्यवस्थित करना ही अर्थशास्त्र है, या अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। व्यवस्थित करना ही अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र का क्या है, उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि 3 तरीके से हमने व्यवहार करके आपको दिखाया, और ये जो 3 तरीके से हमने आपको व्यवहार करके दिखाया, इस तरीके से आप अर्थशास्त्र जैसे विषय वस्तु को बहुत ही प्यार के साथ क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। पहले मैंने एक कॉमन लैंग्वेज आपको देने का कार्य किया, फिर हल्का सा सहूलियत एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको देने का कार्य किया, और अब लास्ट में आकर के हमने ये भी आपको सिखा दिया है कि एक कंट्री के लेवल पर आप अर्थशास्त्र की एक परिभाषा बना सकते हैं कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए लोगों की असीमित मांगों, आवश्यकताएं, जरूरतों को सिस्टमेटाइज करना, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ये 3 तरीकों से हमने आपको बता दिया है, और उम्मीद करेंगे कि ये जो 3 तरीके अर्थशास्त्र जैसे विषय वस्तु को डिफाइन किए जाने के संदर्भ में हमने आपको बताने का कार्य किया है, ये 3 तरीके अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो आप काफ़ी सुविधा, सहूलियत प्राप्त करके चलेंगे इस चर्चा के माध्यम से। तो एक तो ये हमने आपको समझा दिया है। अब देखिएगा हम नई चीज़ आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम नई चीज़ आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन लेकर के चलते हैं तो फिर सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उतना ही ज़्यादा क्या है, आसान हो जाता है। मैंने पाठ्यक्रम पर चर्चा करके आपका समय की बर्बादी नहीं की है, वो पाठ्यक्रम तो आपके पास है ही, और उसी पाठ्यक्रम का अवलोकन करते हुए क्या है, हम भी आपको यहाँ से क्या गाइड करने का कार्य करेंगे। तो पाठ्यक्रम पर समय मैंने बर्बाद नहीं किया है, मैं सीधा आपको यहाँ पर चर्चा के माध्यम से क्या लेकर के आ गया हूँ, जो आपकी ज़रूरत भी है। अब आपको बेसिक डिफरेंस समझना है। पहले अब आपको क्या है, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझना है। पहले आपको यहाँ पर क्या है, एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा, एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या है, समझना होगा। और ये जो आपका बेसिक डिफरेंस है, इस बेसिक डिफरेंस में क्या है, एक और आप किसको लेके चलेंगे, अर्थशास्त्र को लेके चलेंगे। एक और आप किसको लेके चलेंगे, अर्थशास्त्र को आप लेके चलेंगे। एक और आप किसको लेके चलेंगे, अर्थशास्त्र को आप लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। और एक और आप किसको लेके चलेंगे, एक और आप किसको लेके चलेंगे, अर्थव्यवस्था को आप लेके चलेंगे।
एक और आप किसको लेके चलेंगे, अर्थशास्त्र को आप लेके चलेंगे, और एक और आप किसको लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, अर्थव्यवस्था को आप क्या है यहां पर लेके चलेंगे। एक और अर्थशास्त्र हो जाएगा, एक और आपका क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा। दोनों में अगर आपको बेसिक डिफरेंस करना है तो आप एक काम करो कि अर्थशास्त्र को भी किसके साथ जोड़ो, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। अर्थशास्त्र को भी कहां जोड़ो, मानव की, वो तो जोड़ना ही पड़ेगा ना आपको, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। अर्थशास्त्र को भी कहां जोड़ के चलो भी, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से जो आपका अर्थव्यवस्था है ना, उसको भी आप कहां जोड़ के चलो, उसको भी आप कहां जोड़ के चलो, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। उसको भी आप कहां जोड़ के चलो, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। उसको भी आप कहां जोड़ के चलो, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। उसको भी आप कहां जोड़ के चलो, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। डन, मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ। और जब इन दोनों में आप कोई यहां पर वेरी प्रॉपर बेसिक डिफरेंस क्रिएट करने का कार्य करेंगे तो आपका व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ अपना जुड़ाव करके चल रहा है, और ठीक इसी प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है वो भी मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ क्या अपना जुड़ाव करके चल रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में मुख्य तौर पर, मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में मुख्य तौर पर नाना प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा करता है, नाना प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा करता है, नाना प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा करता है, नाना प्रकार के सिद्धांतों पर, नाना प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा करता है, नाना प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा करता है, नाना प्रकार के सिद्धांतों पर क्या है, चर्चा करता है, चर्चा करता है। यानी कि अर्थशास्त्र का जो मेजर स्टडी रहता है वो मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मानव की आर्थिक गतिविधियों को आप सिद्धांतों के माध्यम से कैसे समझेंगे। नाना प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो आपके सामने आएंगे भी, है ना। यहां पर दरअसल आपको मैं अभी बता देता हूं कि आपको मैं जो लेके चलूंगा, मैं आपको माइक्रो जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके बिहाफ पे भी लेके चलूंगा, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बिहाफ पे भी क्या आपको लेके चलूंगा। तो अभी तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा आसान बना रहे हैं कि मानव की आर्थिक गतिविधियों को समझने के क्रम में या मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में मुख्य तौर पर जो आपका अर्थशास्त्र है वो नाना प्रकार के सिद्धांतों को आपके सामने रखने का कार्य करेगा। लेकिन ये जो आपका मामला यहां पर बनता है किसका, अर्थव्यवस्था का, तो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे कि मानव की आर्थिक गतिविधियों के साथ तो जुड़ाव है, लेकिन मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, मानव की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप यहां पर मिलता है। सिद्धांतों के जो सिद्धांत यहां पर है ना, तो सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप, सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप, सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप पर चर्चा करता है, या सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन, आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप का क्या है, अध्ययन, आप ऐसा क्या व्यवहार कर सकते हैं। यानी कि जब कभी भी आपको कोई बेसिक डिफरेंस क्रिएट करना हो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के मध्य, तो आपका व्यवहार इस प्रकार से आ जाना चाहिए। अगर आपका व्यवहार इस प्रकार से आ जाता है तो फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम एक नई चीज आपको यहां पर क्या है सिखाकर चलेंगे, और ये जो नई चीज है ये आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा, अर्थव्यवस्था लिखा, मैंने आपके सामने क्या लिखा, अर्थव्यवस्था लिखा। एक शब्दावली मैंने आपके सामने क्या लिखी,
तो एक शब्दावली जो मैंने आपके सामने लिखी वो शब्दावली क्या है? अर्थव्यवस्था है। क्या है? अर्थव्यवस्था है। अब मैं आपको यहां पर नई बात सिखाता हूं। नई बात यह है, देखिए आप ये भी मान के चलेंगे, इसको भी अपने साथ जोड़ के चलेंगे कि अर्थव्यवस्था जैसी जो शब्दावली है ये क्या है? ये संपूर्ण शब्दावली नहीं है। ये क्या है? ये संपूर्ण शब्दावली नहीं। ये क्या है? ये अपने आप में, अगर इसको आप ऐसे ही लिखेंगे ना, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो जब आप इसको ऐसे ही लिख करके चलेंगे तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में संपूर्ण शब्दावली नहीं है। ये अपने आप में क्या है? संपूर्ण शब्दावली नहीं है, बल्कि ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में क्या है? असंपूर्ण शब्दावली है। ये अपने आप में क्या है? असंपूर्ण शब्दावली है। ये अपने आप में क्या है? असंपूर्ण शब्दावली है। ये अपने आप में क्या है? असंपूर्ण शब्दावली है। असंपूर्ण शब्दावली है। अगर खाली आप अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को आधार बना करके व्यवहार करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा कह देने में कोई समस्या नहीं है कि खाली जो अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली है ये अपने आप में संपूर्ण शब्दावली नहीं, बल्कि अपने आप में क्या है? असंपूर्ण शब्दावली है। अब इसको संपूर्ण कैसे बनाया जाए? अब इसको क्या है? संपूर्ण कैसे बनाया जाए? अब इसको क्या है? संपूर्ण कैसे बनाया जाए? अब इसको क्या है भाई? संपूर्ण कैसे बनाया जाए, यह भी आपको सीखना होगा। इसको संपूर्ण कैसे बनाया जाए, इसको संपूर्ण कैसे बनाया जाए, यह भी तो आपको सीख करके चलना पड़ेगा कि भाई इसको संपूर्ण कैसे बनाया जाए। तो इसको आप संपूर्ण कैसे बनाएंगे कि जो अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली है, इस अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली से के साथ आप किसी भौगोलिक क्षेत्र का जुड़ाव कर सकते हैं या आप किसी देश का जुड़ाव कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा अर्थव्यवस्था, लेकिन मैंने अब कैसे लिखा? भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये पूरी होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये शब्दावली क्या होगी? पूरी होगी, क्योंकि जब तक आप इस शब्दावली के साथ किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी देश का रेफरेंस लेकर के नहीं चलेंगे तब तक ये शब्दावली क्या है? बिल्कुल असंपूर्ण अवस्था में ही आपको दिखाई पड़ती है। बिल्कुल क्या है? असंपूर्ण अवस्था में ही आपको दिखाई पड़ती है। अब मैंने क्या कहा? भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली के साथ मैंने एक भौगोलिक क्षेत्र का रेफरेंस लिया या मैंने एक देश का रेफरेंस लिया, तो ये शब्दावली अपने आप में अब क्या बन गई? ये शब्दावली अपने आप में क्या बन गई? बिल्कुल कंप्लीट बन गई। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा, कुछ भी कह सकते हैं आप, मैंने आपके सामने क्या लिखा? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। मैंने आपके सामने क्या लिखा? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। तो अब मैंने क्या है? अर्थव्यवस्था के साथ क्या है? ब्रिटेन जैसे भौगोलिक क्षेत्र को मैंने जोड़ने का कार्य किया। तो अब ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली अपने आप में कैसी बन गई है? ये शब्दावली अपने आप में कैसी बन गई है? अब ये क्या है? संपूर्ण शब्दावली बन गई है। तो इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से हमने क्या क्या आपको सिखाया? आपको हमने सिखाया कि बेसिक डिफरेंस कैसे क्रिएट करके चलना है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। एक ही बात हमने आपको सिखाने का कार्य किया, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली को भी आप अलग से कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे कि अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावली जो है ये अपने आप में संपूर्ण शब्दावली नहीं होती तब तक जब तक इसके साथ आप किसी भौगोलिक क्षेत्र का रेफरेंस लेकर के नहीं चलेंगे। जैसे मैंने इसके साथ क्या जोड़ा? अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था, तो ये अपने आप में क्या होगी? संपूर्ण होगी। जैसे मैंने इसके साथ क्या जोड़ा? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, तो ये अपने आप में क्या होगी? संपूर्ण होगी। तो ये भी आप देखिए, जब इंट्रोडक्शन होता है तो इंट्रोडक्शन में इस प्रकार की जो बारीकियां हैं उनको रखना क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और उसी प्रकार का जो व्यवहार है ये हम आपके सामने क्या है? कर रहे हैं। उसी प्रकार का जो व्यवहार है ये हम आपके सामने कर रहे हैं। अब हम आपको क्या है? एक टाइम देना चाहते हैं। टाइम क्या है? टाइम है आपका 1900। टाइम क्या आपका? टाइम है आपका 1933 AD। बात को समझना। टाइम क्या आपके सामने? टाइम है आपके सामने 1933 AD, यानी कि 1933 का जो समय है, आप 1933 के समय को क्या है? आधार बना करके व्यवहार करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए हो सकता है। इंट्रोडक्शन जब किया जाता है तो यहां से एक बहुत ही मेजर जो क्वेश्चन आपका है वो बन के भी आता है। आप समय क्या लेके चलेंगे? 1933 का समय आप लेके चलेंगे, और 1933 में एक इकोनॉमिस्ट आप जोड़ के चलेंगे, यानी कि एक अर्थशास्त्री को आपको जोड़ के चलना है। एक इकोनॉमिस्ट आप जोड़ के चलेंगे, यानी कि एक क्या है? अर्थशास्त्री को आपको जोड़ के चलना है।
एक अर्थशास्त्री को क्या है आपको जोड़ के चलना है। और ये जो आपके अर्थशास्त्री हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है रागनर, RAGNER, रागनर फ्रैकिस, रागनर फ्रैकिस, रागनर फ्रैकिस। तो ये जो आपके रागनर फ्रैकिस हैं आप इनको क्या है यहां पर आधार बना के व्यवहार करेंगे। और ये जो आपके रागनर या फ्रैकिस जो मैंने आपको बताए हैं है ना, ये आपको क्या है काफी महत्वपूर्ण भी मान के चल रहे हैं। और ये क्या बताएंगे आपको कि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 1933 में क्या है, इन्होंने 1933 में संपूर्ण अर्थशास्त्र का 1933 में संपूर्ण अर्थशास्त्र का दो भागों में विभाजन किया। संपूर्ण अर्थशास्त्र का दो भागों में क्या विभाजन किया, संपूर्ण अर्थशास्त्र का दो भागों में विभाजन किया, संपूर्ण अर्थशास्त्र का दो भागों में विभाजन किया, संपूर्ण अर्थशास्त्र का दो भागों में क्या है विभाजन किया। और ये जो दो भाग हैं आप लोग जान पा रहे होंगे, ये दो भाग जो हैं किस प्रकार से आपके सामने आते हैं, किस प्रकार से आपके सामने आते हैं। एक को क्या कहा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया, एक को क्या कहा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया, एक को क्या कहा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया, एक को क्या कहा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और एक सेक्शन क्या बनाया जिसको क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेक्शन क्या बनाया जिसको क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो यहां पर आपका इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ये जो नाम हमने आपके सामने रखा है, ये नाम और ये जो समय है, ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1933 में यही अर्थशास्त्री रागनर फ्रैकिस आपके सामने आते हैं जिन्होंने संपूर्ण अर्थशास्त्र को क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर क्या है, मैं तीन प्रकार के सवाल बना देता हूं, फिर इन दोनों के बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम आपको देने का कार्य करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको यह बताना पड़े कि फादर ऑफ द होल इकोनॉमिक्स, अगर आपको यह बताना पड़े कि फादर ऑफ द होल इकोनॉमिक्स, संपूर्ण अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ द होल इकोनॉमिक्स अगर आपको बता के चलना पड़े, फादर ऑफ द होल इकोनॉमिक्स यानी कि संपूर्ण अर्थशास्त्र के पिता अगर आपको बता के चलने पड़े, तो संपूर्ण अर्थशास्त्र के जो पिता हैं एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, एडम स्मिथ है। जिनका नाम क्या है, एडम स्मिथ है। जिनका नाम क्या है, एडम स्मिथ है ना। जब मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार आपको बताऊंगा तो एडम स्मिथ के बारे में या इनकी ओर से हम कई प्रकार की चर्चाएं जोड़ करके चलेंगे। और एडम स्मिथ की जब आप एक बुक का रेफरेंस लेकर के चलेंगे, एडम स्मिथ की जब आप एक बुक का रेफरेंस लेकर के चलेंगे, ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1776 AD में, और इस बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ अ नेशन। इस बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ अ नेशन, या वेल्थ ऑफ नेशन कह सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन भी आप कह सकते हैं। तो इस बुक में जो इनके रेफरेंसेस हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उन तमाम प्रकार के रेफरेंसेस को जब आप कंसिडर करके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये बताना कि संपूर्ण अर्थशास्त्र का आप पिता किसे कहेंगे। तो संपूर्ण अर्थशास्त्र का पिता आप किसे कहेंगे, तो एडम स्मिथ साहब को कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि इस बुक में जो उनके मेजर रेफरेंसेस हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा इस किताब की ओर से, तो वो जो मेजर रेफरेंसेस हैं उनको जब आप कंसिडर करके चलते हैं तो ये बताना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट या काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि एडम स्मिथ को ही क्यों हम
होल इकोनॉमिक्स का फादर कहेंगे। अब आपसे यह भी तो पुटअप किया जाएगा कि फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपसे यह भी तो पुटअप किया जाता है कि फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों सवाल भी तो आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो संपूर्ण जो आपका अर्थशास्त्र है, तो संपूर्ण अर्थशास्त्र के फादर तो आपको कौन हो जाते हैं? एडम स्मिथ साहब हो जाते हैं। लेकिन आपसे यह भी पुटअप किया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर आप किनको मान के चलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं आप किनको मान के चलेंगे। तो देखिए यहां पर जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर आपको लेकर के चल रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कौन हो जाएंगे? आपके एडम स्मिथ साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके एडम स्मिथ साहब ही हो जाएंगे, एडम स्मिथ साहब ही हो जाएंगे। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, एक बहुत ही बड़ा नाम है जो बहुत जल्द चर्चा में आपके सामने आने वाला है ना। इनका पूरा नाम क्या? जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। इनको आप क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। और एडम स्मिथ को आप क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। और संपूर्ण अर्थशास्त्र का पिता आप किसको कहेंगे? वो आप एडम स्मिथ को कह करके चलेंगे। ये चर्चा आपके समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी। ये चर्चा आपके समझ में क्या है? बहुत आसानी से आ गई होगी। अब यहां पर क्या है? ये चीजें आपने मेरे साथ साथ क्या है? नोट डाउन भी करके चली होंगी। और अगर आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार क्या है? ले भी सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। अब आज की चर्चा के माध्यम से कुछ और सीख लेते हैं ताकि कल का जो डिस्कशन आपका है वो अर्थव्यवस्था के प्रकारों से क्या है? बिल्कुल स्टार्ट हो जाए, है ना। तो अब आगे का जो डिस्कशन है, आगे के डिस्कशन में हम आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं। किसके बारे में? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और किसके बारे में? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और किसके बारे में? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि बारीकी के सवाल आ जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है? बारीकी के सवाल आ जाते हैं। इस नाते मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहेगी तो आपको दिक्कत में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से क्या है? एक हेडिंग आपको बना के दिखाता हूं कि ग्राउंड ऑफ, आप ऐसा कह सकते हैं, ग्राउंड ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग यानी कि सामान्य समझ आप कह सकते हैं। सामान्य समझ का एक धरातल हम लोग क्या है? बना लेते हैं। सामान्य समझ का एक धरातल हम लोग बना लेते हैं। अब देखिएगा दो चीजें आपके सामने हैं। एक को आपने क्या कहा? एक को आपने क्या कहा? एक को आपने क्या कहा? एक को आपने कहा मैक्रो, या ऐसे मान लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख लेते हैं। एक को आपने क्या कहा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा। एक को आपने क्या कहा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा मेरे प्यारे साथियों। और एक को आपने क्या कहा? इसको यहां पर बना लेते हैं। एक को आपने क्या कहा? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। एक को आपने क्या कहा? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। एक को आपने क्या कहा? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। यह बात तो बिल्कुल तय है, चाहे मामला माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो या चाहे मामला किसका हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो। यह बात तो तय है, चाहे मामला किसका हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो या चाहे मामला किसका हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो। आप यहां पर जब मानव को जोड़ के चलेंगे, आप जब दोनों ही जगह मानव को जोड़ के चलेंगे तो यह बात तो तय है
कि मानव की कौन सी गतिविधियां, तो मानव की आर्थिक गतिविधियां। यह बात तो तय है कि मानव की कौन सी गतिविधियों को आप कैलकुलेट करके चलेंगे, तो आप क्या कहेंगे, मानव की आर्थिक गतिविधियां, मानव की आर्थिक गतिविधियां। यह बात तो तय है कि आप किसको यहां पर लेकर के चलेंगे, मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं आप उनको क्या लेकर के चलेंगे, है ना। तो दोनों में यही जुड़ाव क्या है, आपको लेकर के चलना है। दोनों में यही जुड़ाव क्या है, आपको लेकर के चलना है। और ठीक इसी प्रकार के जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहां भी आप क्या जोड़ के चलेंगे, यहां भी आप यही बात जोड़ के चलेंगे कि मामला किसका है, मानव का है। और मानव की आप क्या लेके चलेंगे, आर्थिक गतिविधियां। मानव की आप क्या लेके चलेंगे, आर्थिक गतिविधियां। मानव की आप क्या लेके चलेंगे, आर्थिक गतिविधियां लेके चलेंगे। मानव की आप क्या लेके चलेंगे भाई, आर्थिक गतिविधियां आप लेके चलेंगे। आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, आप लेकर के चलेंगे। अब मैं बहुत आसानी से आपको समझाना चाहता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। यह बात तो तय है कि दोनों में ही मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं आप इनको कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने इन आर्थिक गतिविधियों के साथ, ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इन आर्थिक गतिविधियों के साथ क्या है, मैंने किसी फैमिली को जोड़ने का कार्य किया, मैंने किसी परिवार को जोड़ने का कार्य किया, मैंने किसी परिवार को जोड़ने का कार्य किया। और ये वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इन आर्थिक गतिविधियों के साथ मैंने क्या है, मैंने किसी गांव को जोड़ने का कार्य किया। मैंने किसको जोड़ने का कार्य किया, मैंने किसी गांव को जोड़ने का कार्य किया। अब बात को समझना, यहां पर जब आप किसी परिवार की आर्थिक गतिविधियों को कैलकुलेट करने का काम करोगे तो मामला किस में जाएगा, ये कॉमन ग्राउंड बता रहा हूं, ये कॉमन है, ये समझ के लिए है। क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको कंट्री के लेवल पर कैलकुलेट करके दिखाना होता है। ये तो मैंने इसलिए आपको बनाया ताकि एक सामान्य समझ का ग्राउंड आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाए। तो यहां अगर आप किसी परिवार को आधार बनाते हुए उस परिवार में शामिल जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनकी आर्थिक गतिविधियों को कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो ये मामला किस में काउंट होगा, ये मामला माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, कैलकुलेट हो जाता है। और वहीं इस परिवार के सामने जब आप किसी गांव को आधार बनाओगे और गांव में शामिल जो आपके तमाम प्रकार के लोग हैं उनकी आर्थिक गतिविधियों को आप कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो ये मामला किस में जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जाएगा। तो ये क्या है, ये हमने आपके सामने क्या बहुत ही कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग वाला ग्राउंड बनाया है कि आप किस तरीके से माइक्रो के बारे में दिमाग में एक समझ आ जानी चाहिए बस, और मैक्रो के बारे में दिमाग में क्या एक समझ आ जानी चाहिए। अगर आपका माइंड में समझ आ जाती है तो कहानी अपने आप ही क्या बन जाएगी, पाक साफ बन जाएगी। कहानी अपने आप ही क्या बन जाएगी, पाक साफ बन जाएगी। लेकिन ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है, दरअसल आपको करके क्या चलना पड़ता है, दरअसल आपको ये करके चलना पड़ता है, मेरी बातों को समझना, आपको ये करके चलना पड़ता है कि आपको कंट्री के लेवल पर दिखाना पड़ेगा, एट द कंट्री लेवल। आपको क्या कंट्री के लेवल पर दिखाना पड़ेगा, आपको क्या कंट्री के लेवल पर दिखाना पड़ता है, आपको क्या कंट्री के लेवल पर दिखाना पड़ता है। और जब आप कंट्री के लेवल पर दिखाने की बात करेंगे, जब आप क्या कंट्री के लेवल पर दिखाने की बात करेंगे तो यहां पर आपको वही काम करके दिखाना पड़ेगा। एक और आप मान लीजिए क्या लेके चलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक और आप क्या लेके चलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक और आप क्या लेके चलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक और आप क्या लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक और आप लेके चलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और आप क्या लेके चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और आप क्या लेके चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां भी मामला इसी प्रकार से बनेगा, यहां भी मामला इसी प्रकार से बनेगा कि देखिए क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यह होगा कि जब आप, है ना, जब आप इंडिविजुअलिटी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, जब आप किसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे, जब आप इंडिविजुअलिटी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, जब आप इंडिविजुअलिटी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, जब आप किसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे, इंडिविजुअलिटी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा क्या, इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने रखा और ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके सामने उदाहरण के तौर पर क्या रख दिया, ओएनजीसी मैंने आपके सामने रख दिया। तो जब आप इंडिविजुअलिटी को कैलकुलेट करने की बात करोगे, यानी कि इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि जब आप
जैसे यहां पर क्या केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओएनजीसी की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करने की बात करेंगे तो ये मामला किसका बनेगा, ये मामला माइक्रो इकोनॉमिक्स का बनेगा। इंडिविजुअलिटी पर्टिकुलर क्या है, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वहां पर मैंने जैसे बताया तो उसी से आप यहां पर जोड़ के बताएंगे कि जब आप इंडिविजुअलिटी को आधार बनाते हुए, और इंडिविजुअलिटी का मतलब मैंने यहां पे आपको इस रूप में समझा पा रहा हूं कि यहां पे मैंने केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने रखा, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है ओएनजीसी। जब आप इसको आधार बनाते हुए इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब आप लोग कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो ये मामला किसका बनेगा, ये मामला माइक्रो इकोनॉमिक्स का बनेगा। ये मामला किसका बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बनेगा। लेकिन जब आप एज अ होल लेकर के चलते हैं, लेकिन जब आप क्या है एज अ होल लेकर के चलते हैं, जब आप क्या है एज अ होल लेकर के चलते हैं, या जब आप क्या है एज अ सम लेकर के चलते हैं, जब आप एज अ होल लेके चलते हैं या जब आप एज अ सम लेकर के चलते हैं, यानी कि कंट्री के अंदर जो नाना प्रकार के आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंट्री के अंदर जो नाना प्रकार के आपके इंस्टीट्यूशन हैं, कंपनी के अंदर जो नाना प्रकार के आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जब आप उनको एज अ होल लेकर के चलोगे या एज अ सम आप उनको लेकर के चलोगे, और जब आप उनकी क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करने की बात करोगे तो ये मामला कहां पर कैलकुलेट होगा, ये मामला कहां पर कैलकुलेट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट होगा। ये मामला कैसे कैलकुलेट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कैलकुलेट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये बहुत ही कॉमन ग्राउंड मैंने आपके सामने बनाए हैं, और इस तरीके से एक सामान्य समझ क्या है आप अपने आप को क्या है दे सकते हैं। इस तरीके से क्या है एक सामान्य समझ क्या है आप अपने आप को दे सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि जो सामान्य समझ का ग्राउंड है वो आपके सामने बिल्कुल आता रहे। एक चीज और आपको बता के जा रहे हैं कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका है, इसका हम आगे इस तमाम प्रकार की चीजें आती रहेंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मुख्य निर्धारक तत्व होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मुख्य निर्धारक तत्व होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कई बार पूछा भी जाता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, होता है प्राइस, यानी कि क्या होता है मूल्य होता है। वो क्या होता है प्राइस, यानी कि क्या होता है मूल्य होता है। ये अभी मैं रेफरेंसेस लेकर के आपको बता रहा हूं, ये चीजें धीरे धीरे आपके सामने क्या है अच्छी तरीके से आती रहेंगी। और जो आपका यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका यहां पर क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मुख्य निर्धारक तत्व होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेरे प्यारे साथियों जो मुख्य निर्धारक तत्व होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मुख्य है, ये तो पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है, जो मुख्य निर्धारक तत्व आपका होता है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका इनकम, यानी कि क्या होता है आय होता है। वो आपका क्या होता है इनकम, यानी कि क्या होता है आय होता है। वो आपका क्या होता है इनकम, यानी कि वो क्या होता है आपका आय होता है। अब अंत में एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बताना कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कॉमा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, या मैक्रो इकोनॉमिक्स, या मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में से कहां शामिल, 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 दोनों में से कहां शामिल। ठीक है, चलो एक सवाल और ले लो, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कहां शामिल, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कहां शामिल, पर कैपिटा इनकम कहां शामिल, यानी कि माइक्रो में या मैक्रो में, पर कैपिटा इनकम कहां शामिल। तो अगर आप इन दोनों सवालों का आंसर आसानी के साथ दे दोगे तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये डिस्कशन आपकी समझ में आ गया है, ये डिस्कशन क्या है भी आपकी पकड़ में आ गया है। ठीक है,
तो दक्ष बैच का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हो चुका है। सामान्य अध्ययन की चारों शाखाएं प्लस करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा। मूल्य ना के बराबर है, मात्र 2,999। कक्षाओं को देखें, ऑब्जर्व करें। मामला अगर अच्छा लगता है तो फिर कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं हट जाता हूं, आप चाहें तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कुल मिलाकर के आज की चर्चा को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।